Good morning, students. Today I am continuing another chapter. Chapter number 4. The chapter title is Business Services. कि व्यवसाय में जो है हमें किस किस सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यवसाय है वो बिना इन सर्विसेज के ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता। तो दीज सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली या आसानी से अपने काम को, ये इनकी जो है ये सर्विसेज का फ़ायदा यही है कि ये सर्विसेज जो हैं हमारे काम को सुविधाजनक बनाते हैं। अब व्यवसाय में कितनी तरह की सर्विसेज की बिजनेसमैन को आवश्यकता पड़ती है। आप सबको मालूम है हमें बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। व्यवसाय में बैंकिंग सर्विसेज क्यों चाहिए? ताकि हमें नेसेसरी फंड्स यानी हमें पैसा मिल सके। इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए व्यवसाय में, ताकि जो भी इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए कोई लॉस होता है तो हम इंश्योरेंस से मशीनरी का लॉस हुआ है, प्लांट का लॉस हुआ है या कोई और लॉस हुआ है गुड्स का, तो हम उसको उस लॉस को कवर कर सकें। फिर है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब क्या है? टू गेट द कनेक्ट, जो है कम्युनिकेशन से हम जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज से हम अपने सप्लायर जो हमें माल देते हैं कस्टमर से या वेंडर से अपनी जो है कॉन्टैक्ट को बना सकते हैं। फिर वेयर हाउसेज सर्विसेज हैं जिसमें हम अपने गुड्स को स्टोर भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हैं, फिनिश गुड्स को भी स्टोर कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के द्वारा हम अपने गुड्स को या रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अब हम ये डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, कि बैंकिंग सर्विसेज होती कितनी तरह की है। अब सबसे पहले है बैंक किसे कहते हैं। बैंक वह संस्था है जो कि हमारे डिपॉजिट्स को यानी हमारी सेविंग को एक्सेप्ट करती है और उन्हें लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करती है। इसका क्या मतलब है? जो पैसा हम बैंक में जमा कराते हैं सेविंग खाते के द्वारा, उस पैसे को बैंक जो है कुछ अपने पास रख कर बाकी के पैसे को वो उधार के लिए या प्रोडक्शन हाउसेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है प्रयोग में लाते हैं। अब जो भी हम पैसा डिपॉजिट का मतलब है जो हम पैसा जमा करा रहे हैं वो रीपेड ऑन डिमांड, कि हम क्या है जब भी हम उस पैसे को मांगेंगे वो हमें बैंक से मिल जाएगा और हम उसको चेक के द्वारा भी जो है पैसा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं। बैंक जो है कई तरह के खाते खोलता है। पहला खाता आपका सेविंग अकाउंट है, जिसको आपको सब पता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। कोई भी आपकी छोटी मोटी सेविंग है उसमें आप वह उस खाते में डाल सकते हैं। फिर है करंट अकाउंट, ये खास तौर पर बिजनेसमैन के लिए ही खोला जाता है। फिर आरडी का नाम क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में आपने मान लीजिए हर महीने 1000 से रिकरिंग आरडी खोली तो हर महीने आपको 1000 रुपये डालने पड़ेंगे। फिर है एफडी आपने सुना है, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या है, आप जो एक लमसम अमाउंट को 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए जो है फिक्स करके रख देते हैं उस खाते में जो है। फिर 1 साल के बाद अगर आप चाहते हैं तो उसको रिड्यू भी करा सकते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाकी खातों के हिसाब से ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग जो हैं एफडी करवाते हैं। फिर है मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। इसमें सेविंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट दोनों के फीचर्स आते हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में क्या है कि कुछ अमाउंट तक तो आपके पैसे फिक्स रहते हैं और उसके बाद आपको सेविंग खाते की तरह से ही बेनिफिट जो हैं मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है। पहला जो है बैंक जो सर्विस हमें देता है बेटा जो है वो है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट, यानी जिसके द्वारा हम पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र या हस्तांतरित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट जो है पा सकता है, उसके लिए उसे बैंक में जो है कमीशन
देना पड़ता है। इसके लिए बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है। फिर बैंक जो है जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दी है, बैंक ड्राफ्ट किसके नाम पर बनाना है, उसके नाम पर चेक बनाकर जो है पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा जो सर्विस आप बैंक देती है वो आपका है, आपका बेटा वो है चेक्स। चेक आपको जब भी आप अकाउंट खोलते हैं आपको चेकबुक मिलती है। उस चेकबुक के द्वारा आप पैसे, पे ऑर्डर है ये, जिसमें हम जो है ऑर्डर करते हैं कि इस व्यक्ति को इतने पैसे दे दो, तो चेक के द्वारा भी हम जो है पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। फिर ये है RTGS, ये बहुत बार शॉर्ट नोट में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रियल, इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए आपको, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है क्या? ये एक बहुत ही बेहतरीन फास्टेस्ट मेथड है जिससे हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, लेकिन ये इंडिया में ही RTGS जो है आपका चलता है। इसके माध्यम से हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में ऑन रियल टाइम बेसिस एंड आल्सो ऑन ग्रॉस बेसिस। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम बेसिस का मतलब है जो ट्रांजैक्शन है, जो आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आर प्रोसेस थ्रू आउट द RTGS बिजनेस आवर्स। जो RTGS बिजनेस आवर्स हैं बेटा, वो आपके जो है, जो आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कभी भी किसी भी समय कर सकते हो। और वो जो बिज़नेस आवर्स हैं जिसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, वो है 8 बजे से लेकर जो है 4:30 बजे तक, मंडे से सैटरडे, और जो सेकंड सैटरडे है और फोर्थ सैटरडे है उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। जो है फंड, जैसे ही आपने जो है RTGS की जो है फॉर्म भरा और एप्लीकेशन दी बैंक में, जो है फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। तो वेटिंग टाइम जो है, टाइम पीरियड वो नहीं होता, क्योंकि चेक में क्या होता है, अगर आप चेक देते हो किसी को तो 2 या 3 दिन में पैसा मिलता है। अगर आउट ऑफ स्टेशन चेक है, दिल्ली से बाहर का चेक है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन चेक, उसमें आपके 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर RTGS करवाते हैं और मान लीजिए आप दिल्ली से कलकत्ता RTGS करवाते हो तो इमीडिएटली आपका जो है 1 घंटे में या विदिन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में जो है, जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी आपकी, तो वेटिंग पीरियड कुछ नहीं होता, उसी समय पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है हर ट्रांजैक्शन को आप इंडिविजुअली सेटल करते हो। ये नहीं कि आपने सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर दिया, नॉट इन ग्रुप्स, कि ट्रांजैक्शन को एक एक करके सेटल किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ट्रांजैक्शन जो भी आपके पैसे की लेन देन है उसको हम ग्रुप्स में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको एक एक करके ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी, पेमेंट आपकी पहुंच जाएगी, लेकिन एक बार पेमेंट पहुंच गई तो आप पैसा वापस नहीं मंगवा सकते। अब दूसरी कंडीशन क्या है? RTGS के शॉर्ट नोट बहुत बार आते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से करना है। मिनिमम अमाउंट जो ट्रांजैक्शन का RTGS का है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। कम से कम आप 2 लाख रुपए RTGS कर सकते हो, लेकिन जो है कम से कम 2 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कोई भी लिमिट RTGS की नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका आता है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, NEFT बोलते हैं इसको, नेशनल इकोनॉमिक जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी RTGS की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिससे कि हम अपने पैसे को एक बैंक की ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ब्रांच में पैसा पहुंचा सकते हैं। ये भी आपका इंडिया में ही आपका होता है, इंडिया के बाहर NEFT जो है नहीं चलता। जो है NEFT की जो स्कीम है ये सिर्फ मेजर सिटीज़ में ही है, यानी बड़े बड़े शहरों में ही NEFT उपलब्ध है, छोटे शहरों में या गांव में NEFT अभी अवेलेबल नहीं है। NEFT में जो सेटलमेंट है या ट्रांसफ़र जो पैसे का होता है जो है वो इमीडिएटली नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, यानी सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर ग्रुप में उन ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है। जैसे ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके या तो हाफ आवरली
बेसिस पर उसको बैचेस में जो है पूरा किया जाता है। जैसे आरटीजीएस में हमने देखा था कि इमीडिएटली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन एनएफटी में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो हाफ ईयरली यानी आधे आधे घंटे के बैचेस में ट्रांसफ़र होता है। तो पूरे दिन में अगर हम देखें जो टाइम है एनएफटी का वो है 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ऑल वर्किंग डे में ही होता है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे नहीं होता। और 23 हमारे पास हाफ आवरली सेटलमेंट पीरियड होते हैं। फिर है फंड्स आर ट्रांसफर थ्रू इंटरनेट। अगर इंटरनेट जो है के द्वारा ही बैंक जो है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एनएफटी और आरटीजीएस इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत आते हैं, इसको अच्छी तरह से कर लेना। फिर है नेक्स्ट है आपका बेटा जो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है अब हम इसको सीखेंगे। कैश क्रेडिट भी है एक शॉर्ट टर्म लोन है, कैश लोन है जो बैंक देता है किसी भी व्यवसाय को या कंपनी को। बोरोअर को एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है कि इतने लिमिट तक वो पैसा जो है निकाल सकता है अपने बैंक से। दिस क्रेडिट लिमिट इज़ डिसाइडेड बाय द बैंक। ये जो क्रेडिट लिमिट है कितनी होगी ये बैंक डिसाइड करता है। और ये किस बेसिस पर डिसाइड होती है कि जो बिजनेसमैन है उसकी साख कैसी है। क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब होता है उसकी गुडविल या उसकी साख कैसी है। अगर वो जो है बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी क्रेडिट लिमिट ज़्यादा होगी, अगर वो छोटा बिजनेसमैन है तो उसकी क्रेडिट लिमिट कम होगी। इसके लिए भी बोरोअर जो यानी जो पैसा लोन ले रहा है बैंक से उसको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है कैश क्रेडिट के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें जो बैंक सर्विस देता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सबको पता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ सबसे पहले करंट अकाउंट में ही अवेलेबल है, किसी और अकाउंट में नहीं होती और ये बिजनेसमैन को ही दी जाती है, जिसमें बिजनेसमैन अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे को जो है विड्रॉ कर सकता है और जितना पैसा उसने अपने अकाउंट के अमाउंट से ज़्यादा निकाला है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मान लीजिए उसके बैंक में बैंक के खाते में जो करंट अकाउंट का खाता है उसमें 1 लाख रुपए है और वो 1.5 लाख रुपए का चेक डाल देता है, तो जितना 50,000 उसने एक्स्ट्रा निकाला है जो है पैसा उसको बैंक उसको बोलता है ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है और जो एक्स्ट्रा पैसा उसने 50,000 निकाला है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी जो बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए है वो शेयर्स और डिबेंचर जो कि फाइनेंशियल एसेट्स मानी जाती है। तो लेकिन जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट पर वो इंटरेस्ट जो है कम होता है जो कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट होता है, इसलिए ज़्यादातर बिजनेसमैन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जब हम बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं थ्रू इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब यही है। अब इंटरनेट के द्वारा जो ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा हम बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे आपका आईसीआईसीआई बैंक है, उसका आईसीआईसीआई की ऐप है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सेविंग अकाउंट है या जो भी अकाउंट है उसमें पैसे कितने हैं। मैनेजिंग सेविंग का अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंस चेक कर सकते हो, जो है पैसा उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है वो पे कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी जो है आप घर में बैठे फ़ोन के द्वारा या लैपटॉप पर जो है अवेल कर सकते हो। ये बहुत सारे बैंक जो है इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। अब एसबीआई भी दे रहा है और आपका आईसीआईसीआई बैंक भी दे रहा है, जिसमें आप घर में बैठकर बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑन योर फोन। ये 24 घंटे यानी कभी भी कहीं भी आप इस सर्विस को कस्टमर यूज़ कर सकता है, जो है चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। जो है इससे क्या है कस्टमर को जो है कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, हर चीज़ के लिए उसे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी जो है कस्टमर को एक अपने अकाउंट से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो भी ई बैंकिंग से वो कर सकता
है। इससे अनलिमिटेड एक्सेस हो जाता है कस्टमर के पास कि वो कितनी बार भी इस ऐप को यूज़ कर सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है बेटा कि वो इस ऐप को जो है कितनी बार भी यूज़ कर सकता है। और ग्रेटर सिक्योरिटी, आपका पासवर्ड होता है इस ऐप में, हर एक कस्टमर के लिए एक पासवर्ड जो है वो कस्टमर खुद उसी को पता होता है और फिर उसके बाद वो ऐप खुलती है, इसलिए सिक्योरिटी का भी इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि दूसरी सर्विस के बारे में जिसमें हम इंश्योरेंस को करेंगे। क्वेश्चन क्या है, वाई इंश्योरेंस इज नीडेड, हमें इंश्योरेंस की क्यों आवश्यकता पड़ती है और इंश्योरेंस के कितने सिद्धांत हैं। सिद्धांत को आपका जो है काफ़ी जो है पेपर में आता है सिद्धांत के बारे में। पहला, चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे आप किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हो, चाहे फायर का इंश्योरेंस करवाते हो, कोई भी चीज़ है, चाहे आपकी संपत्ति है, चाहे आपकी ज़िंदगी है यानी लाइफ है, जिसमें रिस्क तो होता ही है, ठीक है। डेथ का भी है, इंजरी का भी है, या कोई एक्सीडेंट का भी जो है। प्रॉपर्टी आपकी चोरी भी हो सकती है, जो है आग भी लग सकती है, फ्लड में डूब भी सकती है, तो बहुत सारे हमारे पास लॉस होते हैं। तो इंश्योरेंस एक माध्यम है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग जो है इट इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग जो है सेफ गार्ड अगेंस्ट लॉस कोज बाय नेचुरल और मैनमेड फैक्टर। कई बार लॉस जो है हमारे अपने कारणों से होता है और कई बार लॉस जो हमारे नेचुरल फैक्टर से होता है। तो इंश्योरेंस जो है हमारे लॉस को कम करता है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज आवर लॉस जो है। फिर चाहे वो लॉस फायर से हो, चाहे थेफ्ट से हो या किसी और चीज़ से हो। फिर थ्रू इंश्योरेंस जो है हम जो लॉस को शेयर करें दोनों। देखो, इंश्योरेंस में दो पार्टी होती हैं, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन, जिसका इंश्योरेंस हुआ है। जैसे ए ने लाइफ इंश्योरेंस लिया एक्स कंपनी से, तो ए जो है वो इंश्योर्ड कहलाएगा और जिससे इंश्योरेंस लिया है उसको इंश्योरर कहते हैं। तो दो पार्टी होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हुआ है और जो इंश्योरेंस देता है उसको इंश्योरर कहते हैं। तो दोनों ही इस लॉस को बियर करते हैं। अब हम सिद्धांतों पर आते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं इंश्योरेंस के। पहला सिद्धांत है आउटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है, अब ज़्यादातर जो केस स्टडी आती हैं आपके, ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांत जो है आपके इंश्योरेंस के उससे आती हैं। आउटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटमोस्ट गुड फेथ पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, इंश्योर यानी जिसका इंश्योरर हुआ है और इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस किया है, उन दोनों को ही गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, दोनों को ही गुड फेथ जो है दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि इंश्योर्ड। अब गुड फेथ क्या होता है, गुड फेथ का मतलब है जैसे इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसको अपने बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इंश्योरर को बताने होंगे जिस समय वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। मान लीजिए उसने LIC ली, तो उसे ये बताना होगा उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन से उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, कौन सी उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसकी एज कितनी है, तो सारे फैक्ट उसको बताने होंगे, कोई छुपाना नहीं होगा। क्या वो स्मोक करता है कि नहीं, क्या वो जो है ड्रिंक करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें उसको बतानी होगी। फिर है आपका जैसे फायर इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है, फायर इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो है, इसी तरह से अगर हम जो है और तरह का इंश्योरेंस लेते हैं, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लेते हैं, तो फायर इंश्योरेंस करवाते वक्त दोनों पार्टी इंश्योरर और इंश्योर्ड को सारी इम्पोर्टेंट बातें या फैक्ट्स को आपस में डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे इंश्योर्ड को ये बताना चाहिए जिस प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, फायर इंश्योरेंस करा है, वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कितनी पुरानी है, क्या उसमें फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्या वो फायर इक्विपमेंट्स काम करते हैं या नहीं, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं वो गुड फेथ का मतलब है, ये सब चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज करना जो है पड़ेगा।
इन द सेम वे जो है इंश्योरर मस्ट क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो है इस तरह से जो है आपको किया जाएगा। फिर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल, अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस जो है कई तरह के होते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस जिसमें हम अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी को यानी डेथ, प्रीमेच्योर डेथ को जो है उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए LIC लेते हैं। किसी व्यक्ति की अगर समय से पहले डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को LIC से जो है कुछ कंपनसेशन मिल जाता है, ताकि जो है कई बार मान लीजिए डेथ भी नहीं होती तो जो है कई बार जो है पॉलिसी ले लेते हैं कि ओल्ड एज में भी जो है हमें उतना अमाउंट मिल जाए। तो कई बार हम कई तरह से हम LIC की जो है पॉलिसी लेते हैं। ये एक प्रोटेक्शन है। कई बार लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी LIC लेते हैं। अब LIC अगर हम देखें तो LIC में भी जो सिद्धांत है वो आउटपुट गुड फेथ का है, यानी कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस हो रहा है यानी इंश्योर्ड और जिससे इंश्योरेंस लिया इंश्योरर, उन दोनों को आपस में सारी बातें क्लियर कट बतानी होंगी। इंश्योरेंस कंपनी को भी सारे फैक्ट्स बताने होंगे और इंश्योर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है उसको भी अपने बारे में सारी बातें बतानी होंगी। दूसरा, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी अगर वो अपनी पत्नी की जो है लाइफ का इंश्योरेंस लेता है तो ये नहीं कि वो उसको मारने वाला है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है जिस समय इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, इसका मैं आपको समझाती हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जैसे LIC में कैसे है कि एक हस्बैंड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जो है 1 साल बाद जो है उनका डाइवोर्स हो गया, जो है 2 साल बाद जो है उसकी वाइफ मर गई, तो जो है हस्बैंड जो है रेगुलरली इंश्योरेंस प्रीमियम जो है भर रहा है डिवोर्स के बाद भी, तो क्या उसको इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिलेगा उसकी डेथ, वाइफ की डेथ के बाद, इवन आफ्टर जो है इंश्योरेंस? यस, क्योंकि जिस समय उसने इंश्योरेंस लिया था उस समय वो उसकी वाइफ थी। तो LIC में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी ली है, 5 लाख के लिए, उतना ही अमाउंट आपको पे किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पे किया जाता। इसके अलावा आपका फायर इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें हम आग लगने से होने वाले लॉस को जो है उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं हम प्रॉपर्टी का। इसमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्चुअल लॉस दिया जाता है और जो आग लगी है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंटेंशनल आप जो है आपने खुद आग ना लगाई हो, ये सब चीज़ें वेरीफाई करके ही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। इसमें भी सेम सिद्धांत जो मैंने आपको बताए हैं वही लगते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, आउटमोस्ट गुड फेथ का और इंडेमनिटी मैंने अभी आपको समझाया है कि जितना आपका एक्चुअल लॉस है उतना ही आपको मिलेगा। अगर आपने इंश्योरेंस मान लीजिए कम अमाउंट का करवाया है और आपका लॉस कम है, तो आपको मान लीजिए 2 लाख का इंश्योरेंस करवाया लेकिन लॉस आपको सिर्फ 1 लाख का ही हुआ, तो लॉस 1 लाख का ही आपको जो है कंपनसेशन मिलेगा, ना कि 2 लाख का जो है। इस तरह से ऐसे ही मैरीन इंश्योरेंस होता है, तो जो गुड्स आपकी एक जो है देश से दूसरे देश में वाया मैरीन जाते हैं, यानी शिप्स के द्वारा जाते हैं, पानी के जहाज़ों के द्वारा जाती हैं, उस केस में कंपल्सरी होता है मैरीन इंश्योरेंस करवाना। इसको कार्गो इंश्योरेंस भी कहते हैं, फ्लाइट इंश्योरेंस भी कहते हैं। इसमें भी सेम सिद्धांत लगते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें व्यक्ति को मेजर इलनेस से जो है के लिए वो इंश्योरेंस लेता है कि भगवान ना करे उसको फ्यूचर में जो है कोई मेजर बीमारी हो जाए, तो उसके लिए जो है वो इंश्योरेंस करवाता है। आई होप आपको ये टॉपिक इंश्योरेंस का क्लियर हो गया होगा। जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और आपको बताए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लें। थैंक यू सो मच।